नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आप आरिफ मोहम्मद खान की बात सुन रहे थे। सौरभ शर्मा उनसे बात करें डिटेल में, और बातें ऐसी कि लगता है कि सुनते चले जाएं। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने हिजाब को लेकर बहुत बड़ी बात अभी भी कही है। उन्होंने कहा कि हिजाब की वकालत करने वाले मुस्लिम महिलाओं का नुकसान कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या हिजाब पहनकर किसानी हो सकती है? क्या हिजाब पहनकर इंजीनियरिंग हो सकती है? आज हिजाब के सवाल पर उन्होंने बहुत बड़ी बात यह कही कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनके दरवाजे मुस्लिम महिलाओं के लिए भी खुले हैं। क्या पुलिस में भर्ती होने वाली, आर्मी में जाने वाली, नेवी में जाने वाली, एयरफोर्स में जाने वाली महिलाएं हिजाब पहनकर जा सकती हैं? और यह बहुत बड़ा सवाल है जो उन्होंने पूछा है। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब देना आसान होगा किसी के लिए भी। हिजाब के सवाल पर आज दूसरी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा यह एक लोकल इशू है और उसे सुप्रीम कोर्ट में लाकर नेशनल इशू बनाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा हाई कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी दी जाए। असल में मैं आपको याद दिला दूं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार तक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज पिटीशन फाइल की गई थी। याचिका में कर्नाटक हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर पर एक चैलेंज किया गया। यह कहा गया कि यह धार्मिक अधिकारों के वायलेशन का मामला है, इसलिए इस केस पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई करे। लेकिन चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज साफ साफ कहा कि उनकी नजर कर्नाटक में चल रहे डेवलपमेंट्स पर है। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है। यह एक लोकल इशू है और इसे नेशनल इशू बनाने की जरूरत नहीं है। यानी यह सिर्फ स्कूल कॉलेज तक लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट अगर जरूरत हुई तो सही समय पर इस केस की सुनवाई करेगा। लेकिन सच यह है कि यह मामला अब सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा। मुझे जानकारी मिली है कि कर्नाटक के एक कॉलेज में शुरू हुए हिजाब के विवाद को लेकर पूरे मुल्क में फैलाकर इसे एक ऑल इंडिया इशू बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आज ही देश के कई शहरों में हिजाब डे मनाने की तैयारी की गई। कई मुस्लिम संगठन और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर पूरा प्लान तैयार कर लिया था। अलग अलग शहरों में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के और हिजाब में सड़कों पर उतारने की तैयारी कर ली गई थी, और इस प्लानिंग का ट्रेलर नजर आया था मालेगांव में। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा हिंद ने महाराष्ट्र के मालेगांव में मुस्लिम महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाओं से कहा गया वो बुर्का पहनकर शामिल हो। मालेगांव के स्टेडियम में हजारों महिलाओं के सामने हिजाब और बुर्का पहनने को लेकर लंबी लंबी तकरीरें हुई। महिलाओं से कहा गया कि पर्दे में रहना उनका हक भी है, उनका फर्ज भी है। जमीयत के मन से कहा गया कि हिजाब पहनना नबी का आदेश है और उसे कोई रोक नहीं सकता। शरीयत ने गुंजाइश दी है, लेकिन आम हालात के अंदर हमारी माएं और बहनें इस बात का ख्याल रखें कि बालिग होने से लेकर के जब तक जो है बुढ़ापे में कदम ना रखे, उनके लिए पर्दे का हुक्म है। हमारी शरीयत ने इस बात का हुक्म दिया है। हमारी शरीयत ने फितरी शर्म हया के पेशे नजर औरतों को पर्दे के अहकामात दिए। हमारे मजहब ने इस बात का हुक्म दिया है कि मर्द हजरात अपनी निगाहों को पस्त रखें, नीची रखें, औरतें अपनी निगाहों को पस्त रखें। सबसे पहले ये हुक्म अल्लाह के नबी के जरिए नबी की बीवियों को दिया गया, नबी की बेटियों को दिया गया। ये उसका कानूनी हक है, ये उसका शरई और धार्मिक हक है कि वो अपनी इज्जत और अपनी आबरू की हिफाजत के लिए जिस तरह हिजाब के साथ, पर्दे के साथ जिंदगी गुजारना चाहे वो जिंदगी गुजार सकती है। जमीयत के मंच से कल ही हिजाब डे मनाने की कॉल दी गई थी, जिसके बाद नासिक पुलिस एक्टिव हुई। पूरे शहर में सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई। पुलिस ने सख्ती की। हिजाब डे कॉल करने वालों से पुलिस ने सख्त लहजे में कहा कि माहौल खराब करने वाले आयोजनों से बचा जाए। जमीयत उलमा हिंद ने मुस्लिम महिलाओं का कल जो सम्मेलन बुलाया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे, उसमें भी जमीयत ने नियमों का उल्लंघन किया था। कोरोना के वक्त में हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाओं की भीड़ को जमा किया था। गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के लिए नासिक पुलिस ने ऑर्गेनाइजर के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। आयोजन करने वालों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक शामिल थे।
इसलिए पुलिस ने जमीयत से जुड़े लोगों और AIMIM के विधायक मुफ्ती इस्माइल सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने ऑर्गेनाइजर्स को नोटिस भिजवाए हैं। अब मैं आपको उन विधायक की बात सुनवाता हूं जिन्हें पुलिस का नोटिस मिला है। ये ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के विधायक हैं, इस इलाके से चुने गए हैं। मुफ्ती इस्माइल इनका नाम है। उन्होंने बताया कि मुस्लिम महिलाओं से कहा था कि आज या तो वो घर से ना निकले और अगर निकले तो बुर्का और हिजाब जरूर पहने। हम पूरी दुनिया की हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से ये कहना चाहते हैं कि हिजाब आपकी इज्जत का मुहाफिज है। हिजाब आपके लिए रहमत है, कैद नहीं है। जो ख़वातीन आप किसी भी समाज और किसी भी धर्म की औरतों से अगर पूछोगे कि वो अगर पराए मर्दों से अपने चेहरे को छुपा करके रखती हैं, अपने आप को उनसे दूर करके रखती हैं, तो उनको इत्मीनान और सुकून होता है। उनको आप अगर पूछोगे तो उनके दिल की आवाज़ होगी कि इसमें हमारे लिए अच्छा है। अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम ये अभी हमने मस्जिद से आह्वान किया है कि हर मर्द अपनी बहन, बेटी, अपनी बीवी और माँ को इस बात का एहसास दिलाए कि तुम्हारा ताल्लुक़ सिन्फ नाजुक से है। तुम औरतें हो, लोगों की निगाहें अच्छी नहीं है, लोगों की सोच अच्छी नहीं है, तो पराए मर्दों से दूरी बना करके रखें। पराए मर्दों की नज़र आपके जिस्म पर, आपके चेहरे पर ऐसे ना पड़े जिसकी वजह से हमारी तहजीब और कल्चर बिगड़े। आज हमने यौम हिजाब मनाने का हुक्म दिया था, आदेश दिया था, उसका पालन हमारे शहर की तमाम औरतें इस तरह करेंगी कि वो आज अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगी, और अगर उनको अपने घर से बाहर निकलना है तो हिजाब के साथ निकलेंगी। अब जमीयत उलमा हिंद और AIMIM ने हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई, तो NCP को लगा कहीं वो पीछे ना रह जाएं। NCP वो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शामिल है, तो भी उन्होंने मालेगांव में मुस्लिम महिलाओं का एक प्रोटेस्ट मार्च आयोजित किया। इस प्रोटेस्ट मार्च में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर शामिल हुई। हाथों में बैनर, पोस्टर थे और पूरे शहर में महिलाओं ने यह मार्च निकाला। नकाब हमारा बिल्कुल हक है, दीनी हक है हमारा, ये पैदाइशी हक है, दीनी हक है। हम जो है कर्नाटका की बीजेपी हुकूमत की पुरजोर आवाज़ में मजम्मत करते हैं, जो उन्होंने वहाँ की तालबात पर नकाब के लिए जो उन पर सख्तियाँ बरती हैं, हम उनकी पुरजोर आवाज़ में मुखालफत करते हैं। कॉलेज की बच्चियों को पर्दा लगाने से, हिजाब पहनने से जो मना कर रही है, आज का जो धरना आंदोलन था, हमने खामोश एहतजाज किया और बीजेपी हुकूमत को और कर्नाटका हुकूमत को आज इस धरना प्रदर्शन के जरिए हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आपके बनाए हुए GR और गवर्नमेंट के आए हुए GR के खिलाफ है, जो मुस्लिम लड़कियों को ऊपर पर्दे पर जुल्म किया जा रहा है। आज हम मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग की ओर से निकाला गया ये धरना आंदोलन खामोश एहतजाज किया गया है और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम इस आंदोलन में जरूर कामयाब होंगे। अब ये बात भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ NCP के नेता हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ NCP के बड़े लीडर और महाराष्ट्र सरकार में होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को इस पर आंदोलन नहीं करना चाहिए। जाती जातीमध्ये किंवा धर्माधर्मामध्ये या ठिकाणी संघर्ष करायला लागलो अनावश्यकरित्या, तर त्याच्यामध्ये समाजाच्या मनामध्ये एक दुही तयार होते आणि म्हणून अशा प्रसंगी दोन्ही बाजूंनी समजून घेतलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये हे जे आंदोलन आहे हे आंदोलन शक्यतो करू नये आणि माझी सगळ्यांना विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी शांतता पाळण्याच्या दृष्टिकोनातून सहकार्य करावं पोलीस विभागाची, अशी आपल्याला विनंती। राजकीय पक्ष जो सल्ला मी दिला किंवा ज्या संदर्भामध्ये मी आता बोललो, राजकीय पक्षांना सुद्धा माझं हेच सांगणं आहे की त्यांनी विनाकारण या विषयावरून राज्यामध्ये अस्वस्थता निर्माण करू नये आणि पोलीस विभागाचं काम त्या ठिकाणी वाढवू नये। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर राजनीतिक दलों से अपील कर रहे थे कि प्रोटेस्ट ना निकालें, इस मुद्दे को हवा ना दें, लेकिन महाराष्ट्र में
अमरावती में आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाल ही दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं की आइडेंटिटी है। अमरावती में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और महाराष्ट्र के कई दूसरे शहरों में भी हिजाब के सपोर्ट में लोग सड़कों पर उतरे। जमीयत उलमा हिंद की अपील पर लातूर के उदगीर में मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला और इसके बाद उन्होंने अंबेडकर पार्क में धरना दिया। महिलाओं ने कहा कि हिजाब उनका हक है, इसको कोई छीन नहीं सकता। जब मैंने इन प्रोटेस्टर की बात सुनी तो हैरानी हुई, उन्हें किस तरह से बरगलाया जा रहा है। कुछ प्रोटेस्टर ने कहा कि हिजाब खत्म करने का कानून लाया जा रहा है। ये लोग लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कॉलेजेस में कि हम लोग हिजाब नहीं करें, तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये सब रुक जाए। हम ये कंटिन्यू करना चाहते हैं और इंशाल्लाह आप लोग हम पर दबाव भी नहीं डाल सकेंगे। अगर आप हम पर दबाव डालेंगे तो हम उभर कर आएंगे। वी विल नॉट बी सप्रेस्ड, हम लोग दबेंगे नहीं और हम आखिरी हमारे दम तक लड़ेंगे इस हिजाब के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन्स आप निकालते रहते हैं, सबका साथ सबका विकास कहते रहते हैं, फिर क्या है ये सब? वो लोग मुसलमान हैं, हमारी बहनें हैं, इसलिए हम उनके लिए आज हम खड़े हुए हैं। आज अगर हम यहाँ खामोश रहे तो कल हमारे साथ भी ये सब कुछ होगा और हम नहीं चाहते कि हम हमारे अल्लाह से दूर हो। हम खुद ऐसे इदारों को ठुकराते हैं जहाँ हमारे इस्लामी हमारे अहकामात को जहाँ पे वैल्यू नहीं दी जा रही। हिजाब जो है कोई हम आजकल से नहीं पहन रहे हैं, बल्कि बहुत पहले से पहनते आ रहे हैं, अभी भी पहने और आगे भी पहनते रहेंगे और आप हमको इससे रोक नहीं सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हिजाब इज अवर प्राइड, हिजाब इज अवर डिग्निटी। ओवैसी की पार्टी ने हिजाब के मुद्दे को गुजरात तक पहुंचा दिया। आज AIMIM की तरफ से सूरत में हिजाब दिवस मनाया गया। हिजाब के सपोर्ट में साइलेंट मार्च निकाला गया। मुस्लिम महिलाएं बुर्का, नकाब और हिजाब पहनकर घरों से बाहर निकली। मुस्लिम महिलाओं का कहना था, अगर हिंदू लड़कियां बिंदी लगाकर पढ़ने आ सकती हैं तो फिर हिजाब पहनकर स्कूल और कॉलेज में आने पर रोक क्यों लगाई जा रही है। आज मुंबई की कई मस्जिदों में इस इशू को जोर शोर से उठाया गया। भिंडी बाजार की हांडी वाली मस्जिद में नमाज के बाद लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। मस्जिद के मौलाना ने कहा कि हिजाब इस्लामिक पहचान का हिस्सा है, इसे छीना नहीं जा सकता। नकाब बुर्का मुसलमानों की बहन बेटियों की इज्जत का शामिल है, उनका महाफिज है। उसी दस्तूर के तहत हमारी बहन बेटियों को बुर्का पहनने का हक है। हिजाब हमारा हक है, 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 हिजाब हमारा हक है। हम सब इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पर्दे का पाबंद बनाएंगे। आप सही बोलिए, बनाएंगे। पर्दे का पाबंद बनाएंगे, शरीयत के पाबंद बनेंगे। अल्लाह सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सभी मुफ्ती ऐसा नहीं सोचते। मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट में स्थित जुमा मस्जिद में मुफ्ती ने कहा कि सबको देश के कानून को मानना चाहिए, ये देश सबका है। मुफ्ती अशफाक ने कहा कि छात्राओं को स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। हिजाब के बेसिकली माने क्या है ये समझना चाहिए। वो है कि आप बॉडी को कवर करें और कोई पर्सन, कोई शख्स, कोई लेडी अगर अपनी बॉडी को कवर करती है तो ये उसके लिए शरई एतबार से हुक्म भी है और क़ानूनी एतबार से आज़ादी भी है। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। जैसे हिंदुस्तान में कभी ये ज़बरदस्ती नहीं हुई कि जो मुस्लिम गर्ल्स कवर नहीं करती है तो कोई आलिम, कोई उलमा उनको ज़बरदस्ती कहे कि आप उसको कवर करें, क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। तो जिस तरीके से हिजाब के न करने पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसी तरह हिजाब जो करते हैं उनको भी ज़बरदस्ती हिजाब से रोकना ये शरई एतबार से भी गलत है और क़ानूनी एतबार से भी जो चीज़ें हमारे सामने हैं लॉ के एतबार से वो गलत नज़र आती है। ये पॉलिटिकल ये कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और ये ख़राब करना, इसको इस्लाम बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम कानून से आगे बढ़ें और मामलात को ख़राब करें, अमन व अमान को और शांति को बरकरार रखें। बात कर्नाटक के स्कूल से शुरू हुई थी। स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है या मज़हब के मुताबिक हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए, और अब बात इस पर आ गई, क्या कुरान के मुताबिक हिजाब पहनना कंपलसरी है या नहीं। हमने अभी भी आरिफ मोहम्मद खान साहब की बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि कुरान में हिजाब का कोई जिक्र नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है।
बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक अच्छी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी एजुकेशन पे देनी चाहिए। ज़माना बदल गया है, अब महिलाओं के लिए तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब महिलाएं अपने लिबास से ज़्यादा अपनी तालीम की परवाह करेंगी तो उन्हें ताकत मिलेगी, नए नए काम करने के मौके मिलेंगे। जब वो मजहब के ठेकेदारों द्वारा बनाई गई झूठी दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ेंगी तो उनकी ताकत, उनकी इज्जत और बढ़ेगी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि असल में हिजाब मुस्लिम लड़कियों के लिए चॉइस नहीं होता, मजहब में ऐसा कुछ नहीं है। समाज में जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जाता है, ऐसे कस्टम बनाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं कि उन्हें हिजाब पहनना, बुर्का पहनना उनकी मजबूरी हो जाए। एक स्कॉलर ने कहा कि असल में मुस्लिम समाज में ऐसे मर्द हैं जो चाहते हैं कि लड़कियों पर पाबंदियां लगें और वो बंधनों में बंद कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ऐसी सब बातों पर एक हेल्दी डिस्कशन हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन किसी को भी इसका फायदा उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। और मैं आपको दिखाता हूं कि हिजाब को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया उसका फायदा उठाने की कोशिश किसने की, कैसे की। आज इसके पीछे की पूरी प्लानिंग के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई, कुछ फैक्ट सामने आए और उन्हें देखकर लगा कि हिजाब पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। उडुपी के महिला कॉलेज की जो 6 लड़कियां हिजाब पहनकर आने की जिद पर अड़ गई थी, जहां से सारी बात शुरू हुई थी, आज पता चला वो सब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI की एक्टिव मेंबर हैं। इन लड़कियों और पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर अगर पूरी क्रोनोलॉजी देखें तो पता चलेगा कि पूरा विवाद 4 महीने पहले अक्टूबर में शुरू हुआ। पिछले साल 29 अक्टूबर को हिजाब कंट्रोवर्सी से जुड़ी 6 लड़कियों में से 3 लड़कियां उडुपी के मणिपाल में ABVP के एक प्रोटेस्ट में शामिल हुई। ABVP का यह प्रोटेस्ट रेप की एक घटना के खिलाफ आयोजित किया गया था। इस प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें ये 3 लड़कियां भी थी। उस वक्त की तस्वीरें और उस वक्त की वीडियो सामने आ गए हैं। इनमें हिजाब पहने ये 3 लड़कियां दिखाई दे रही हैं। हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चली ABVP के इसी प्रोटेस्ट के बाद शुरू हुई। इन 3 मुस्लिम लड़कियों ने बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन के विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जब सामने आई तो कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और SDPI के लोग एक्टिव हो गए। कर्नाटक सरकार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह कहती है कि 29 अक्टूबर के प्रोटेस्ट के अगले दिन ही PFI और SDPI के लोगों ने ABVP के प्रदर्शन में शामिल लड़कियों और उनके पेरेंट्स से बात की, उनसे जाकर मिले। PFI और SDPI के लोगों ने उन्हें CFI में शामिल होने के लिए मनाया। और इतना ही नहीं, CFI के कुछ लोग कॉलेज पहुंच गए और कॉलेज मैनेजमेंट से सवाल करने लगे कि मुस्लिम लड़कियों को ABVP प्रोटेस्ट में, विद्यार्थी परिषद के प्रोटेस्ट में शामिल कैसे होने दिया गया। PFI के पॉलिटिकल विंग SDPI के नेताओं ने ABVP के प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाली इन मुस्लिम लड़कियों के पेरेंट्स से बात की, उन्हें धर्म का हवाला देते हुए ABVP से अलग हो जाने के लिए कहा। इन लड़कियों को समझाया गया कि इस्लाम में महिलाओं को ऐसे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। अगर लड़कियां एक्टिविज्म करना ही चाहती हैं तो फिर इस्लाम की हिफाजत के लिए एक्टिविज्म करें। इसी के बाद 7 नवंबर को 6 लड़कियों को PFI के समर्थन वाले स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया गया। यह पूरी बैकग्राउंड है। ये अक्टूबर में, तकरीबन अक्टूबर में ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कांटेक्ट में आ गए। वो उसके पीछे भी वो ABVP का एक प्रोटेस्ट में ये मुस्लिम लड़कियां, वो एक MIT का लड़की का रेप का अगेंस्ट ABVP ने प्रोटेस्ट निकाला, उसमें इन लोगों ने पार्ट लिया। उसको कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने उनको वो फोटो सब मीडिया में फर्स्ट उनका ही आए थे विद बुर्का, पीछे ABVP का फ्लैग। तो उनको देखे उनको थोड़ा मन में क्या हो गया मालूम नहीं, बाद में ये टारगेट किया है। ये कैंपस फ्रंट का कनेक्शन होने के बाद अक्टूबर एंड में ये लड़कियां, 1-2 लड़कियां अक्टूबर एंड में, बाकी का लड़कियां
नवंबर फर्स्ट वीक में ट्विटर में अकाउंट ओपन किया ही उस टाइम, उसके पहले उनका अकाउंट नहीं था। दिसंबर के पहले हफ्ते में अचानक देखा गया कि 6 लड़कियां क्लासरूम के अंदर भी हिजाब पहनकर आने लगी। टीचर्स ने ऑब्जेक्ट किया तो इन लड़कियों ने डीसी को ज्ञापन दिया। इसके बाद के पूरे डेवलपमेंट में सीएफआई के वकील इन लड़कियों के साथ आ गए। डीसी ने मामले की जांच की बात कहते हुए कुछ दिनों तक इन लड़कियों को हिजाब पहनकर बैठने की इजाजत दे दी। इसी दौरान आसपास के कॉलेज में लड़के इसके विरोध में खड़े हो गए। चेतावनी दी गई, अगर उडुपी महिला कॉलेज में लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने की इजाजत दी गई तो लड़के भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आएंगे। और यहीं से यह कंट्रोवर्सी बड़ी बन गई। बात सिर्फ इतनी नहीं है, पीएफआई ने सीएफआई ने हिजाब को मुद्दा बनाकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की और फिर एक टूल किट के जरिए इस इशू को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फैलाया गया। आज कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने यही बात कही। बीसी नागेश ने बताया कि कई मुस्लिम देशों में भी जब हिजाब बैन किया तब कहीं मुद्दा नहीं बना। इंटरनेशनल मीडिया में इसे हेडलाइन नहीं बनाया गया, लेकिन कर्नाटक के मुद्दे को जानबूझकर उछाला जा रहा है। अनेक देश में, मुसलमान देश में भी हिजाब बैन करने के टाइम में कोई रिएक्शन किसी में नहीं आया था। बीबीसी में नहीं आया, पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया। अभी क्यों कर रहा है? दूसरा चीज यह भी है, केरल में भी यही काम हुआ था, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था। वो उस टाइम इंटरनेशनल वाला कोई नहीं लिया। 15 में बॉम्बे में हुआ, उस टाइम कोई इंटरनेशनल वाला नहीं लिया। अभी क्यों ले रहा है? वही अभी पाकिस्तान क्यों आ रहा है? यानी आपको फॉरेन हैंड इसमें लगता है? हो सकता है, नहीं तो क्यों आ सकता है? इस बात को समझने की जरूरत है कि हिजाब पहनकर जाने के लिए उकसाने वाले कौन हैं। हिजाब पर एक कॉलेज में लगी रोक को मुसलमानों पर जुल्म करार देने वाले कौन हैं। हिजाब को कुरान की हिदायत बताकर एक स्कूल, एक कॉलेज के मसले को इस्लाम पर हमला बताने वाले लोग कौन हैं। स्टूडेंट्स को हिजाब के नाम पर खड़ा करने वाले कौन हैं। 35 साल से उडुपी के इस कॉलेज में कोई लड़की हिजाब पहनकर नहीं आती थी। एक दिन ये लड़कियां एक वकील के साथ आईं और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये वकील सीएफआई से जुड़ा था। सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। यह ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का स्टूडेंट विंग है। और पीएफआई वही जिहादी संगठन है जिसने केरल में एक प्रोफेसर के हाथ काटे थे। क्या यह सिर्फ संयोग है कि हिजाब प्रोटेस्ट के पीछे पीएफआई है, या फिर यह प्रयोग है जो पीएफआई दोहराना चाहती है? यह वो प्रयोग है जिसके तहत हिजाब के नाम पर देश भर में आंदोलन खड़ा करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है, जिसके तहत पूरे मुल्क में हिजाब डे बनाने का फैसला किया गया। हिजाब में स्कूल में लगी रोक को मुसलमानों पर जुल्म करार देने का इरादा एक सोची समझी साजिश है, जिसका देश के आम मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। आपको याद होगा, पीएफआई का नाम शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के वक्त भी आया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीए को लेकर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, उन्हें फंड किया था। और अब हिजाब का बहाना ढूंढा गया है। चूंकि यह सवाल ऐसे वक्त में उठाया गया जब यूपी में चुनाव है, तो वहां इस बात की होड़ शुरू हो गई कि कौन मुसलमानों का कितना बड़ा हिमायती है, कौन कितना भड़काने वाला बयान देता है। उदाहरण के तौर पे समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता ने कहा कि हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देने चाहिए। ऐसी बातों से और नफरत फैलती है। पिछले कुछ दिनों में तरह तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट हुए हैं। पैटर्न वही पुराना है, लेकिन लगता है कि इस बार आम लोग तो समझ चुके हैं, इसलिए बात ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन इस सारे मामले में पाकिस्तान को मौका मिला भारत को बदनाम करने का, दुनिया को यह कहने का कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। इसलिए इस साजिश से, ऐसी सोच से सबको सावधान रहने की जरूरत है। यह मामला कोर्ट के सामने, सबको अदालत पर भरोसा करना चाहिए। और आरिफ मोहम्मद खान जैसे स्कॉलर्स जो कुरान को जानते हैं, जो शरीयत को जानते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। और इंडिया टीवी पर आपका
जब उनका पूरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा आप उसको जरूर देखिएगा। थोड़ा विषय परिवर्तन करते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म होने के बाद अब बीजेपी ने उन इलाकों में ताकत झोंकनी शुरू कर दी है जहां सेकंड और थर्ड फेज में वोटिंग होनी है। आज नरेंद्र मोदी ने कासगंज में रैली की। कासगंज में थर्ड फेज में यानी 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बरेली और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बदायूं में रैली की। बरेली और बदायूं में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। तो पहले मैं आपको नरेंद्र मोदी की बात सुना देता हूं। मोदी ने कहा कि फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान लोगों ने जमकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। बहन बेटियों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी को वोट दिया है। इससे विरोधी दलों के नेता हताश और निराश हैं और उन्होंने अभी से ईवीएम का बहाना बनाना शुरू कर दिया है। मोदी ने कहा कि क्रिकेट में जब बॉलर को विकेट नहीं मिलता तो अंपायर पर गुस्सा करता है। यही हाल फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद विरोधी दलों के नेताओं का हो गया है। हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है और कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। उन्होंने अभी से ही ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट। और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पछाड़ता है। देखा है ना आपने। इस चुनाव के पहले चरण के बाद ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। अगर ईवीएम को ही गालियां देनी है तो 10 मार्च के बाद बहुत दिन है, देते रहना। मोदी कासगंज में थे तो अमित शाह आज बरेली में थे। बरेली की 9 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होनी है और अमित शाह का भाषण सुनकर आज साफ हो गया इन चुनावों में बीजेपी एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के इशू को अपना ट्रम्प कार्ड बना रही है। अमित शाह ने कहा कि पहले की सरकारों में आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों की दादागिरी चलती थी, लेकिन आज ये तीनों जेल में हैं। ये पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का, था या नहीं था? बड़ा दबदबा था या नहीं था? अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का, अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का, कहां है? अब ये बताओ, अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो, मिलना कुछ नहीं है। मगर गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है और कोई नहीं कर सकता। अब मैं आपको यूपी के कैंपेन का दूसरा पक्ष दिखाता हूं। अखिलेश यादव आज आजम खान के गढ़ रामपुर में थे। आजम खान जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। वो रामपुर की सदर सीट से और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम स्वार असेंबली सीट से चुनाव के मैदान में हैं। आज अखिलेश यादव ने रामपुर की जनता से कई वादे किए। आजम खां का नाम लेकर वोटर से इमोशनल अपील की। अखिलेश ने लोगों से कहा कि आजम खां के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया गया, झूठे मुकदमे दर्ज किए गए।
आजम खां की वाइफ और बेटे तो बाहर आ गए, लेकिन वो अभी भी जेल में हैं। अखिलेश ने कहा कि आजम खां तो झूठे केसेस में जेल में है, लेकिन किसानों को कुचलने वाले बीजेपी नेता के बेटे को जमानत मिल गई। यह है मोदी और योगी का न्यू इंडिया। मोहम्मद आजम खां साहब, उनके बिना हमारा चुनाव ये चल रहा है। वो होते तो चुनाव दूसरे तरीके से होता। झूठे मुकदमों में जेल चले गए। भैंस चोरी का मुकदमा है, बकरी चोरी का मुकदमा है, किताब चोरी का मुकदमा है, शराब की बोतलों का मामले का है, इन पे मुकदमे, न जाने कितने मुकदमे हैं। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीप से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। इन पे मुकदमे भैंस के, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। मुकदमे किताब चोरी के हैं, इन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और जिनको हमने आपने टीवी पर देखा, आज भी वीडियो है कि जीप सर किसानों को कुचल दिया, वो बताओ जेल से बाहर हैं। यही न्यू इंडिया है। आजम खान पर 87 मुकदमे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को उन्हें डिफेंड करना पड़ रहा है। मजबूरी है कि रामपुर के आसपास के इलाके में यह माना जाता है कि मुसलमानों में आजम खान का अच्छा असर है, इसलिए अखिलेश को आजम खान को दरकिरार करना आसान नहीं है। आज रामपुर जाकर आजम खान की रैली की, कल उन्होंने परिवारवाद को डिफेंड किया था। लेकिन अखिलेश यादव के लिए परेशानी खड़ी करने वाली खबर उन्नाव से आई। यहां एक लापता दलित लड़की की डेड बॉडी मिली, तो सियासत तेज हो गई। ये लड़की 2 महीने से लापता थी। लड़की की मां ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पिछले साल 8 दिसंबर को लिखाई थी। जब पुलिस ने कई दिनों तक एक्शन नहीं लिया, तो लड़की की मां 24 जनवरी को अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूद गई थी। लड़की का आरोप था कि रजौल सिंह नाम के युवक ने उसकी बेटी को अगवा किया है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। 25 जनवरी को पुलिस ने रजौल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। कल दलित की लड़की का शव जमीन में दफन मिला। उन्नाव की इस दलित लड़की की हत्या से पहले उसे बुरी तरह मारा पीटा गया था, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गर्दन टूटी पाई गई। सिर पर चोट के 2 गहरे निशान मिले हैं। और इसके बाद से मामले ने पूरी तरह सियासी रंग ले लिया, क्योंकि लड़की की किडनैपिंग और उसके मर्डर का आरोप रजौल सिंह इस युवक पर है, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके फतेह बहादुर सिंह का बेटा है। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव पहले भी अपराधियों को पालते पोसते थे और अब भी अपनी पार्टी के अपराधियों को बचाते हैं। श्री अखिलेश यादव जी, जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है कि उस सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो, और इस प्रकार का वो अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए, तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो। यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। अखिलेश यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दलित लड़की की हत्या के मामले में उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है, उनकी पार्टी का कोई नेता इस मामले में आरोपी नहीं है। जिन फतेह बहादुर सिंह का नाम लिया जा रहा है, उनकी तो 4 साल पहले मौत हो चुकी है। अखिलेश ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई में देरी पर भी सवाल उठाए। ये जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, वो 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका था। आखिरकार पुलिस ये बताए, जब तहरीर दी गई थी, आखिरकार इतने दिन कैसे लगे पुलिस को ढूंढने में? पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। ये पुलिस की और प्रशासन की खुली छूट थी, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हुई है। हम परिवार के साथ हैं और परिवार की जो मांगे हैं वो मांगी जाए। बेटी की जो मां है, जो जो मांग रख रही है, उनको पूरा किया जाए। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कल रात एक बिल्डिंग में जो हादसा हुआ था,
उसकी चर्चा आज पूरे देश में हुई। आज 2 लोगों की मौत की खबर मिली और काफी डिटेल्स पता चली। 18 मंजिल की बिल्डिंग थी, 6 फ्लोर्स की छतें एक साथ गिर गई और एक ब्लॉक के 6th फ्लोर पर जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहां यह हादसा हुआ। ड्राइंग रूम की छत टूटकर गिरी और इसके बाद 6ठे फ्लोर से लेकर 1st फ्लोर तक की छतें एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। 6ठी मंजिल से लेकर 3री मंजिल तक के फ्लोर खाली थे, वहां पर कोई रह नहीं रहा था, लेकिन 1st और 2nd फ्लोर पर लोग रहते थे, वरना बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी। पुलिस ने इस मामले में बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है, क्रिमिनल मामला है। यह सोसाइटी वो है जिसमें एक एक फ्लैट की कीमत 1-1 करोड़ से ज्यादा है और जिस टावर में हादसा हुआ 2018 में बना, तो कोई बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी क्या रही होगी कि 4 साल में 6 फ्लोर ढह गए एक साथ। बिल्डिंग का काम पूरा हो इससे पहले यह हादसा हो गया। इसकी वजह से इस इलाके की बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के दिल में खौफ पैदा हो गया है, एक डर है। लोग कहते हैं कि पुलिस, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर सब आपस में मिले होते हैं, इसीलिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता है और दुर्घटना होती है। लोगों ने बताया पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, पुलिस से शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ और ये बातें सबको चिंता में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।